जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से घटना चक्र की बुक है जीके की, जिसमें से आज का लेक्चर रहेगा गरीबी निवारण एवं कल्याणकारी नियोजन योजना। गरीबी निवारण एवं कल्याणकारी योजना में आज का पहला टोटल हम लोग लगभग 22 से 23 योजनाएं देखेंगे जो गरीबी निवारण और कल्याणकारी योजना रहेंगी, जिसमें से पहला जो योजना है इसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसके विषय में देखते हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया, जिसका उद्देश्य यही था कि देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले तथा वे गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% जो ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी अर्थात लगभग 2/3 67% आबादी को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत होगा कि पात्र परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 3 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्रमशः 3 रुपये के प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 1 रुपया प्रति किलोग्राम मोटा अनाज, ठीक है, टोटल 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति एक माह की सब्सिडी कीमत पर प्रदान की जाती है। ठीक है। अधिनियम में क्या है, 18 वर्ष या इससे अधिक की महिलाओं का नाम मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम पर राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि यदि ऐसा नहीं है तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया के तौर पर नामित करने का प्रावधान है। वर्तमान में यह अधिनियम सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में चालू है और लगभग इतने करोड़ रुपया, लगभग 80 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति कवर किए जा रहे हैं। 80 करोड़ रुपया व्यक्ति कवर किए जा रहे हैं, 80 करोड़ व्यक्ति। ठीक है। और टोटल जो खर्च आ रहा है, खर्च नहीं दिया इसमें, 81.35 करोड़ व्यक्तियों को कवरेज में किया गया है। अब देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय जो अन्न योजना है, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। 1 करोड़ अति निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें था कि अंत्योदय अन्न योजना के प्रारंभ में प्रति परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन किया जाता है, परंतु 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर इसे प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम कर दिया गया है। वर्तमान में इस योजना के तहत भारत के 2.5 करोड़ गरीब अर्थात गरीबी रेखा से नीचे का जो है 38% परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज रियायती दर पर चावल एवं गेहूं क्रमशः 3 किलोग्राम तथा 3 रुपये तथा 2 रुपये पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है। अब इसको देख लीजिए। इसके अलावा हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन या परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई 2007 को आयोजित 53वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा मिशन शुरुआत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं, चावल, मोटे अनाज और दालों का वाणिज्यिक फसलों को उत्पादन को बढ़ावा देना, निजी फार्म स्तर पर भूमि की उर्वरता और उत्पादकता का संवर्धन कर किसानों के आत्मविश्वास में वृद्धि तथा खेत स्तर पर लाभ को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। संपदा का फूल देखिए, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा योजना चालू की गई। संपदा का फुल नेम है स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को 26 मई 2017 को मंजूरी दिया गया और किसान संपदा योजना कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया और वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जाना जा रहा है। इस स्कीम का कार्यान्वयन जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को
दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को भारी अवसरों का सृजन करने तथा कृषि उपज की बर्बादी में भी कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा: मेगा खाद्य पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण पर्यवेक्षण क्षमताओं का सृजन विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना तथा मानव संसाधन एवं संस्थान। ठीक है, 2022-23 में इसकी योजना हेतु 900 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। इस योजना को 4600 करोड़ रुपये का प्रावधान के साथ साथ 2026 तक बढ़ा दिया गया। देखिए, गरीबी तथा बेरोजगारों उन्मूलन से संबंधित योजना चल रहा है। पहला योजना है 2006 में चालू हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में लागू हुआ था, और भारत निर्माण योजना जो है 2005 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, जन श्री बीमा योजना 2000 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में चालू हुआ, अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, रोजगार आश्वासन योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, इंदिरा आवास योजना 1985 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 और द्वाकारा योजना जो है 1982 में। इसके अलावा ट्राइसेम योजना 1979 में प्रारंभ हुआ था। अब देखते हैं हमारा योजना नंबर 5, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे बोलते हैं मनरेगा। 5 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में किया गया। वर्ष 2007 से 8 में इसका विस्तार 130 जिलों में कर दिया गया और 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे जिलों में कर दिया गया मनरेगा का। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का लक्ष्य था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना है। अधिनियम के तहत रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रभावी हो जाती है। मांग किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान न किए जाने की स्थिति में राज्य को उस लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना होता है। कार्य गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में ही प्रदान किया जाएगा और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार प्रदान किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त परिवहन और जीवन यापन व्यय का पूरा करने के लिए 10% से अधिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। अगर मतलब 5 किलोमीटर से अधिक आपको दूरी पर जाकर काम करना हो रहा है तो आपको 10% अधिक वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत कम से कम 1/3 महिला अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। भारत सरकार इसकी मजदूरी दर राज्यवार अधिसूचित करती है। भारत सरकार जो है अकुशल शारीरिक श्रम का 100% लागत, सामग्री का 75% लागत और कुशल और अर्धकुशल कामगारों के वेतन का 75% लागत तथा कुशल प्रशासनिक व्यय का 6% लागत वहन करती है। शेष जो है व्यय है राज्य सरकार व्यय करती है। इस अधिनियम में यह आदेश दिया गया कि किसी ग्राम पंचायत से किए गए कार्यों के कुल लागत में मजदूरी व्यय से सामग्री व्यय का अनुपात जो होना चाहिए 60:40 रेशियो होना चाहिए। सभी कार्यस्थलों पर शिशु गृह, पेयजल, शेड जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा हेतु 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों के लिए स्वरोजगार उन्मुख एवं आयोजनक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्रियान्वित किया जा रहे हैं। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की कीमतों को दूर करते हुए इसका पुनर्गठन
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में इसका औपचारिक जो शुरुआत हुआ था 3 जून 2011 को किया गया। नवंबर 2015 में इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया, इसको बोला गया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। इसका उद्देश्य है कि गरीबी को कम करने हेतु गरीबी परिवार को लाभकारी स्वरोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और इसके अंतर्गत देखिए दीनदयाल के अंतर्गत क्या है, कुल लाभार्थियों में 50 दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कुल लाभार्थियों में 50% अनुसूचित जनजाति तथा जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, 15% ओबीसी वर्ग तथा 3% शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम में सेंटर और स्टेट का जो रेशियो रहेगा 75 और 25 का अनुपात में वित्तीयन है इसका ना, फाइनेंस किया जाएगा। 75 रुपये अगर 100 रुपीज़ की बात करें तो 100 रुपये में अगर 75 रुपये केंद्र सरकार से आता है तो 25 रुपये राज्य सरकार से दिया जाएगा। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके लिए पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। 8 जुलाई 2021 के अनुसार यह मिशन 34 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के 705 जिलों में दीनदयाल अंत्योदय योजना चालू है या संचालित है। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी मिशन का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को सभी शहरी गरीब तक विस्तारित करने का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। और इसकी और बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के उद्देश्य शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार हो गया, कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबी परिवारों को गरीबी एवं उनकी शुभेच्छता को दूर करना, जिससे वे संपन्न तथा सम्मानपूर्वक जीवन जी कर सकें। 12वीं पंचवर्षीय योजना सभी जिला मुख्यालय शहरों जनसंख्या की परवाह किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या अधिक की आबादी के अन्य सभी शहरों में लागू किया गया था, किंतु अब इसका विस्तार सभी शहरों तक कर दिया गया है। सेम प्रोसेस है वैसा भी। देखिए केंद्र और स्टेट और सेंटर जो है अनुपात, केंद्र का 60-40 का रेशियो केंद्र और स्टेट का, और वही पूर्वोत्तर राज्यों में 90 और 10 का रेशियो है। अब देखते हैं योजना नंबर 8 जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। देश के युवाओं को स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु नव उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2015 को एक अति महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया की घोषणा किया है, और जिसका शुभारंभ हुआ था 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य यही था कि स्टार्टअप का डिजिटल तकनीकी क्षेत्र से आगे बढ़कर बृहद क्षेत्र जैसे हो गया कृषि, विनिर्माण, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तक विस्तार करना। वर्तमान के टीयर 1 से टीयर 2 तक और टीयर 3 के शहरों को फोकस, जिसमें उप शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। 8 जनवरी 2020 को स्थिति के अनुसार 590 जिलों में 41,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। अब देखते हैं स्टैंडअप इंडिया। स्टार्टअप हो देख लिया, अब स्टैंडअप इंडिया देखते हैं। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के उद्देश्य से 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक युगांतकारी योजना स्टार्टअप इंडिया की घोषणा किया। स्टैंडअप इंडिया की, स्टार्टअप नहीं स्टैंडअप इंडिया। स्टैंडअप इंडिया योजना का शुभारंभ जो हुआ था 5 अप्रैल 2016 को बाबू राम जगजीवन राम के जन्म दिवस
तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नोएडा से किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो संस्थागत साक्षरता तक SC/ST एवं महिलाओं उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना, जो अब तक इसके लिए अयोग्य समझे गए थे। इन वर्गों को भी देश की आर्थिक समृद्धि में भागीदार बनाना। योजना के माध्यम से 2.5 लाख ऋण इच्छुकों को पूरे देश में 1.25 लाख बैंक शाखाओं के माध्यम से लाभान्वित करना। ठीक है, इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना का लक्ष्य जो है, देश के सभी वाणिज्यिक बैंक को प्रत्येक शाखा में कम से कम एक SC/ST तथा एक महिला ऋणकारी को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना है। इस योजना का क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया जाएगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति, जिसे बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी को 1 जुलाई 2015 को मंजूरी दी गई। 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति 2015 जारी की गई और स्किल इंडिया के लोगों का अनावरण किया गया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था युवाओं तथा कर्मचारियों का सशक्तिकरण कर उनकी उत्पादकता में वृद्धि करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 20 मार्च 2015 को मंजूरी प्रदान की गई तथा इसे 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। आगामी 4 वर्षों 2016 से 2020 में देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना तथा इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना का कार्यान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखते हैं, नेक्स्ट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है, जिसकी घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वार्षिक बजट 2015 से 16 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से ऐसे लोगों के लिए किया गया जिसके पास किसी तरह का जीवन बीमा नहीं है। इस योजना का उद्देश्य यही था, प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दिया गया। योजना की अवधि 1 वर्ष जो 1 जून से 31 मई तक होगी। इसका प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय हो सकता है। 18 से 70 वर्ष की आयु वाले समस्त बचत बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल होने के पात्र है। प्रत्येक लाभार्थी को 12 रुपये प्रति वर्ष बतौर प्रीमियम देना होगा। दुर्घटना में मृत्यु तथा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपये, जबकि आंशिक अपंगता की स्थिति में लाभार्थी को 1 लाख रुपये प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मूल रूप से एक जीवन बीमा पॉलिसी है। इसका सालाना आधार पर या लंबी अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकता है। इस बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसे जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसी के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जो इसका उम्र सीमा है 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसमें क्या है, इस बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले संबंधित व्यक्तियों का जो बैंक खाता होना चाहिए कम से कम, ये अनिवार्य चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति 1 से अधिक बचत बैंक खाता है तो उसी बैंक या अन्य बैंक में से वह सिर्फ एक ही खाता योजना से जुड़ सकता है। लाभार्थी योजना को बीमा योजना के तहत सालाना 330 रुपये का भुगतान करना होगा। यह राशि प्रति वर्ष बीमा धारक के बैंक से खाते से काट ली जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये हैं और पॉलिसी धारक की उम्र 55 वर्ष पूरा होने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मिशन। 1 अप्रैल 2008 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर किया गया है, प्रदान किया गया है।
1 अप्रैल 2015 से इसका कार्यान्वयन जो होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है। इसके अलावा इसका 2 मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य आघातों से उत्पन्न वित्तीय देयदाताओं से सुरक्षा प्रदान करना, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार और असंगठित क्षेत्र के अन्य कमजोर वर्गों के अस्पताल व्यय की पूर्ति तथा उनकी गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना। इसके अलावा देखिए असंगठित क्षेत्र के कामगार जो हैं बीपीएल श्रेणी में आते हैं, वे और उनके परिवार के सदस्य 5 सदस्य परिवारों का योजना के तहत लाभ के पात्र हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। 750 रुपये वार्षिक प्रीमियम की 75% राशि का भुगतान जो होगा केंद्र सरकार द्वारा, जबकि 25% राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष पारिवारिक आधार कुल बीमा राशि 30,000 रुपये है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं योजना नंबर 15, जिसका नाम अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है असंगठित क्षेत्र, इसको याद रखिएगा, असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए किया गया है। और यह वित्तीय वर्ष वित्त मंत्री उस समय के 2015 से 16 के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था, घोषणा किया था बजट में। 9 मई 2015 को इस योजना की औपचारिक घोषणा जो हुआ था कोलकाता में की गया था। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को लागू की गई थी। इसने पूर्व की स्वावलंबन योजना का स्थान ग्रहण किया। सभी बैंक खाता धारक जिनकी आयु जो है 18 से 40 वर्ष है, अटल पेंशन योजना के पात्र हैं। किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य तथा आयकर दाता इस योजना के तहत अपात्र हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रारंभ होने की 60 वर्ष की होगी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को पेंशन मिलेगी। तदुपरांत लाभार्थी द्वारा नामित व्यक्ति को 1.7 लाख से 8.5 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। अटल पेंशन योजना का संचालन जो होगा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने में से संबंधित है। आशा का फुल नेम क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी इसमें। अब देखते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इसको देखते हैं। इसकी शुरुआत 2013 में हुआ था। इसका लक्ष्य था सुलभ वाहनी एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यापक सुलभता प्रदान करना। ठीक है। देखिए केंद्रीय परियोजना तथा योजना को देखते हैं कब स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ। कुसुम योजना 8 मार्च 2019, निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 को 2 जनवरी 2018 को, जलमार्ग परियोजना जो है विकास परियोजना 3 जनवरी 2018 को, और राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 8 मार्च 2018, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है 1 जनवरी 2017 को। इसके अलावा प्रवासी कौशल विकास परियोजना जो है 8 जनवरी 2017 को। इसके अलावा राष्ट्रीय वयोश्री जो योजना है 1 अप्रैल 2017 को लागू किया गया। देख सकते हैं दरवाजा बंद 2017 में, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2017, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसका नाम ई नेम 14 अप्रैल 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 और सुकन्या समृद्धि योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है 22 जनवरी 2015 को लागू की गई। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 15 जुलाई 2015 को लागू किया गया। अब देखते हैं योजना नंबर 18 जिसका नाम है स्वस्थ भारत मिशन। इसका स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को हुई और इसके तहत ये हुआ कि सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों की सुविधा प्रदान करते हुए 2 अक्टूबर 2019 तक
भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना था। देखिए मिशन इंद्रधनुष देखते हैं। 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। मिशन इंद्रधनुष जो है देश भर में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष में उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां टीकाकरण कम हुआ है। मिशन इंद्रधनुष का प्रमुख लक्ष्य जो है भारत में सभी बच्चों 2 वर्ष तक को और गर्भवती महिलाओं को ऐसी बीमारियों से सुरक्षित करना है जिनसे बचाव क्या है संभव है। देखिए इसके अंतर्गत कुल 7 प्रकार के टीके हैं। 7 टीके इस प्रकार हैं, जैसे देखिए डिप्थीरिया के टीके, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और खसरा का टीका। ठीक है, इसके अतिरिक्त चयनित राज्यों में जापानी, कहीं किसी राज्यों में जापानी इंसेफ्लाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के टीके भी लगाए जाएंगे। मिशन के पहले चरण का जो कार्यान्वयन होगा 7 अप्रैल 2015 से प्रारंभ हो गया था। अगस्त 2017 तक इस मिशन के 4 चरणों का आयोजन किया जा चुका है और लगभग 2.53 करोड़ से अधिक बच्चों एवं 68 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया है। सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राज्य जो है 6 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को निराकरण के लिए 6 फरवरी 2013 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में के जनजाति ब्लॉक पालघर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक पहल के रूप में शुरू किया गया। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की 4 कमियां को लक्षित करता है। पहला है जन्मजात विकृति, डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी, तीसरा है डिजीज और चौथा है डेवलपमेंट डिलेज एंड डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसके तहत 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के सभी बच्चे ग्रामीण या शहरी तथा 1 से 12 कक्षा में नामांकित समस्त छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। अब देखते हैं हमारे योजना नंबर 21 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना इसकी जो शुरुआत हो गई थी 21 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक जो दवाएं हैं बाजार मूल्य से कम दाम पर प्रदान की जाएगी और यह पहल फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत आम नागरिकों को बाजार मूल्य से 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे भारत में लगभग 8,689 मार्च 2022 तक इससे अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है। अब देखते हैं मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा जो योजना नंबर 22 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उस समय कौन थे, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन को जारी किया। मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा वर्ष 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन के लिए भारत की रणनीति को रेखांकित करती है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, उद्देश्य यही है कि कैटेगरी 1 तथा कैटेगरी 2 श्रेणी के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2022 तक मलेरिया का उन्मूलन करना। इसके अलावा सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में इन जिलों में प्रति 1000 जनसंख्या में एक मामले से भी कम स्तर पर लाना। 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2024 तक मलेरिया का उन्मूलन करना है और 2027 तक सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों कैटेगरी 3 के मलेरिया के देशज संचरण को रोकना। 2030 तक सबसे इम्पोर्टेंट है मलेरिया मुक्त दर्जे को बरकरार रखना, यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भारतीय कृषि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, भारतीय कृषि देखेंगे, उसके बाद भारतीय उद्योग देखेंगे। ऐसे करते हुए क्रम वाइज हर एक इंडस्ट्री हर एक सेक्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में अभी योजना कंप्लीट कर दिया, टोटल 22 योजना हम लोग देखे हैं, टोटल 22 योजना हम लोग देख चुके हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।